सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 115 सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। रोड शो के बाद वायनाड सीट से नामांकन भरेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। महाराष्ट्र के नागपुर में भी करेंगे रैली। ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की 42 सीटों के लिए भी नामांकन का आखिरी दिन। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पिपली और तिरतोल विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवारों ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर बीजेडी से अंदरूनी साठगांठ कर कमजोर उम्मीदवार उतारने का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जनसभाएं। कर्नाटक की तुमकुर सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा करेंगे प्रचार। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चंद्रबाबू नायडू की जनसभा। हैदराबाद और तिरुपति में मायावती और पवन कल्याण की साझा रैली। रिजर्व बैंक की नए वित्त वर्ष में पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा नीति का ऐलान आज। मौद्रिक नीति समिति आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन के लिए नीतिगत दरों में कर सकती है कटौती। केंद्रीय बैंक ने फरवरी में रेपो रेट में की थी 0.25% की कटौती। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत। दूसरे दौर के मुकाबले आज। साइना नेहवाल और एचएस प्रणय टूर्नामेंट से बाहर। शुरुआत लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 23 अप्रैल को 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 115 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने की आज आखिरी तारीख है। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी शुक्रवार 5 अप्रैल को होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 8 अप्रैल होगी। इन सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 115 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में गुजरात की 26, केरल की 20, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 10 सीटें भी इस चरण में हैं। छत्तीसगढ़ की 7 सीटें, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5, असम की 4, गोवा की 2, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली और दमन दीव की एक सीट पर मतदान होगा। इस दौर में कई दिग्गज उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन दिग्गज उम्मीदवारों पर सबकी नजरें हैं उनमें गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा, उत्तर प्रदेश के रामपुर से जयप्रदा, पश्चिम बंगाल की जंगीपुरा लोकसभा सीट से अभिजीत मुखर्जी, मैनी सीट से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम शामिल है। केरल में लोकसभा की सभी 20 सीटों के लिए तीसरे दौर में 23 अप्रैल को मतदान होना है। वहां भी आज नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल के वायनाड सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। इसे लेकर वायनाड में सभी तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राहुल गांधी इस बार अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी आज करीब 11:30 बजे कलपेट्टा में वायनाड जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भरेंगे। वायनाड सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष कालीकट पहुंच गए हैं। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ रोड शो के बाद वो नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर पार्टी के कई और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वायनाड से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए एनडीए के तुषार वेलापल्ली मैदान में है। वहीं वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने सीट से पीपी सुनील को मैदान में उतारा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी के अलावा इस बार केरल के वायनाड सीट से भी मैदान में हैं।
इस फैसले को दक्षिण भारत, खासकर केरल में पार्टी जनाधार को मजबूत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है, जहां लोकसभा की 20 सीटें हैं। पार्टी के मुताबिक तमिलनाडु की 39 सीटों और कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर भी फैसले का असर पड़ेगा। We all the people of Wayanad, the rank and file of the party and the allies, got a golden chance to welcome Honorable AICC President. वायनाड भौगोलिक रूप से तमिलनाडु के नीलगिरी और कर्नाटक के मैसूर को जोड़ता है। ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। पार्टी इस सीट से जीत को लेकर आश्वस्त है। वायनाड लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आई, तब से यहां 2 बार आम चुनाव हुए हैं और दोनों ही बार कांग्रेस को इस सीट से जीत मिली है। लिहाजा कांग्रेस इस सीट को खुद के लिए अभेद्य मान रही है। मैं नहीं समझता कि संभावना के ऊपर किसी का कोई आशंका एक लेश मात्र भी है। सब जानते हैं परिणाम क्या होने वाला है और उस जानने के कारण ही ये सब घबराहट देख रहे हैं आप। वायनाड से बीजेपी ने तुषार वेलापल्ली को मैदान में उतारा है, जो भारत धर्म जनसेना यानी बीडीजेएस के नेता हैं। बीजेपी कह रही है कि अमेठी में हार के डर से राहुल गांधी ने वायनाड का रुख किया है। वो आज वायनाड में क्या बतलाएंगे वहाँ की जनता को। वायनाड की जनता को तो मैं सचेत करना चाहती हूँ कि अगर सांसद के रूप में राहुल गांधी की क्षमता को देखना है तो आकर कभी अमेठी की बदहाली देखिए। वो व्यक्ति जो 15 साल तक अमेठी को छलता रहा, अब आपके आंगन में आया है आपको छलने। वहीं वाम दलों ने भी राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। The Congress has chosen to field its president in Kerala. I have said very clearly right from the beginning, today this is a democracy in that anybody can contest from anywhere according to the law. So that is their right. I mean, that is something which we are not objecting. But what we are asking is, what is the message you are sending? Choosing a place where the BJP is not the threat, but the main contest in Kerala for decades has been between the LDF and the UDF. So targeting in this situation to defeat the LDF rather than the BJP, what is the signal that the Congress wishes to give? अमेठी संसदीय क्षेत्र से राहुल गांधी 3 बार 2004, 2009 और 2014 में सांसद रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष ने अमेठी से जीत तो दर्ज की थी, लेकिन जीत का अंतर 2009 के मुकाबले काफी कम रहा। राहुल गांधी ने 2009 में जहां अमेठी से 3,70,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, वहीं 2014 के चुनाव में जीत का अंतर घटकर 1,07,000 हो गया था। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। केरल के वायनाड से नामांकन दाखिल करने के बाद राहुल गांधी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर इसके बाद रवाना हो जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे के दौरान 3 चुनावी रैलियां करेंगे और पुणे में छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। राहुल गांधी पार्टी उम्मीदवार नाना पटोले के पक्ष में नागपुर में रैली करेंगे। फिर कल वो पुणे में भारतीय विद्यापीठ परिसर में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी चंद्रपुर और वर्धा में 2 रैलियों में हिस्सा लेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह करीमनगर और वारंगल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर मतदान एक ही चरण में 11 अप्रैल को होगा। बीजेपी अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के गुंटूर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वो विशाखापट्टनम में एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता गौतम बुद्ध नगर में रैली को संबोधित करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा कर्नाटक के तुमकुर में चुनाव प्रचार करेंगे। वो तुरुवेकरे, तिप्तूर, गुब्बी और चिकनायकनहुल्ली में भी रैलियों को संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राज्य में टीडीपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वो गुंटूर जिले के चिलकालूरिपेट में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रचार करेंगे। दोनों नेता तिरुपति में रैली और हैदराबाद में जनसभा करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र की गोंदिया में चुनावी सभा के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का ढकोसला पत्र देश के वीर जवानों के मनोबल को तोड़ने का षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 1962 नहीं भूले, बालाकोट कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा चुनाव है जो देश की जनता लड़ रही है। यह ऐसा चुनाव है जो देश के दुश्मनों के लिए नरमी बरतने वालों को जनता ने सबक सिखाने की ठानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीति और नीयत आप सबके सामने खुली किताब की तरह है। सबका साथ, सबका विकास हमारा प्रण है और सबको सम्मान हमारी प्रतिबद्धता है। जो ढकोसला पत्र जारी किया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का दस्तावेज है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र पाकिस्तान की साजिशों का योजना पत्र है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र देश के वीर जवानों के मनोबल को तोड़ने का षड्यंत्र है। कांग्रेस का ढकोसला पत्र भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों का साजिश पत्र है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर और राजौरी जिले में 2 रैलियों को संबोधित किया। उमर अब्दुल्ला के बयान पर हमला करते हुए उधमपुर में अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई भी ताकत भारत से नहीं छीन सकती। मित्रों, अभी मैंने देखा ये उमर अब्दुल्ला जी, उनको तो सब विरासत में मिला। वो कहने लगे कि मोदी 35 को मत छूइए वरना जम्मू कश्मीर में एक और प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। क्यों भाई, आप बना दोगे क्या? आप बना दोगे और आप बनाओगे और हम बैठे रहेंगे? उमर अब्दुल्ला कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे अगर हम विपक्ष में भी है ना तो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी जान पर खेल कर। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहले घोटालों की चर्चा होती थी, लेकिन आज विकास की चर्चा होती है। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कल अनंतनाग लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के लिए नियमों और शर्तों में बदलाव किया गया तो राज्य का इस देश के साथ संबंध समाप्त हो जाएगा। 2020 डेडलाइन होगी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35 पे। जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है, जिन शर्तों पे अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म हो जाएगा। व्हाट अबाउट कांग्रेस मैनिफेस्टो जिसमें कहा गया था जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो बिल्कुल वही है जो मुफ्ती साहब ने एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी के साथ रखा था। 370 पे स्टेटस को, एसपा का रिवोकेशन, बातचीत करना, सिविलियन एरिया से आर्मी निकालना, वो लफ्ज वही है जो पीडीपी कहती है। शुक्रिया। बीजेपी ने कश्मीर के मुख्य धारा वाली पार्टियों के अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म होने पर भारत के साथ जम्मू और कश्मीर का विलय समाप्त होने को बचकाना बयान बताया है। बीजेपी नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत के संविधान में किसी भी प्रक्रिया से देश से कोई हिस्सा अलग नहीं हो सकता है, ये पूरे देश पर लागू होता है। जम्मू और कश्मीर का विलय भी आजादी के समय दूसरी रियासतों की तरह ही किया गया था। 35A को बाद में जोड़ा गया। जब आजादी मिली तो 35A की कल्पना नहीं थी। जब संविधान आया तो 35A की कल्पना नहीं थी। जब शेख साहब को हटाया गया 1953 में और बख्शी गुलाम मोहम्मद मुख्यमंत्री बने तो 35A की कोई कल्पना नहीं थी। तो 35A तो 1954 में आया। तो 1954 में आया हुआ प्रावधान 1947 के अक्टूबर के एक्सेशन में कैसे प्री कंडीशन बन सकता है? कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इसमें गुजरात के लिए 6 जबकि पश्चिम बंगाल के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपने विधायक सीजे चावड़ा को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है।
9 उम्मीदवारों की भी घोषणा की गई है इसके साथ ही, और पार्टी ने कल 6 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बनासकांठा लोकसभा सीट से पार्थिभाई भाटोल को टिकट दिया गया है। साबरकांठा से राजेंद्र ठाकुर को टिकट मिला है। अमरेली लोकसभा सीट से परेश धनानी को टिकट मिला है। भावनगर से मनहर पटेल और खेड़ा लोकसभा सीट से विमल शाह को टिकट दिया गया है। सूरत लोकसभा सीट से अशोक अधेवदा को टिकट मिला है। कांग्रेस ने अब तक गुजरात में लोकसभा के 26 में से 24 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यहां नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कल लोकसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। बीजेपी ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट से भाजपा के मौजूदा सांसद किरीट सोमैया का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने किरीट सोमैया की जगह मनोज कोटक को टिकट दिया है। रायबरेली से बीजेपी ने यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुलायम सिंह यादव के खिलाफ प्रेम सिंह शाक्य को उतारा गया है। इसके अलावा आजमगढ़ सीट से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव को टिकट दिया गया है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ओडिशा में लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भी आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इस चरण में 42 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पिपली और तिरतोल विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवारों ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर बीजेडी के अंदरूनी साठगांठ करके कमजोर उम्मीदवार उतारने का आरोप लगाया है। और अब बात चुनाव स्पेशल की। केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव मैदान में हैं। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य की बीजेपी जेडीयू सरकार के विकास कार्यों और नीतियों के चलते जनता उनके साथ है। एंटी इनकम्बेंसी और आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती उनके लिए चुनौती नहीं है। रामकृपाल जी, किस तरह का माहौल है, किस तरह की तैयारी है? बहुत बढ़िया है। और जो कोई तैयारी चुनाव के वक्त में है उसको पूछिए ना, जो 5 साल तक गायब रहता है और जब चुनाव आता है तब वो चुनाव की तैयारी के वर्कर्स के नाम पूछता है, कौन हो तुम? बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अभी गांव का भी नाम पता नहीं है। तो मैं तो सालों 5 साल 24 घंटा 7 दिन मैं लोगों के बीच में हूँ। हमारी पार्टी का संगठन, एनडीए के पार्टी का संगठन मजबूत है। दोनों ने इतना काम किया है कि जनता, कोई ऐसी जनता नहीं है गांव का या शहर का जो विकास से छूता हो। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जब 2 जगह एंटी इनकम्बेंसी होती है या जो भी है, 2 बार राज्य में सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो इसका भी एक एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है कि नहीं है? आपको एंटी इनकम्बेंसी है। काम नहीं करेंगे तो ना, अगर उसका प्रतिनिधि काम न करे तो एंटी इनकम्बेंसी, जनता के बीच में न रहे तो एंटी इनकम्बेंसी, सरकार की योजना जनता तक न जाए तो एंटी इनकम्बेंसी। जातीय समीकरण में लालू प्रसाद यादव या मीसा भारती, उनकी पुत्री, उनको काफी मदद मिल सकती है। इस बार आपका क्या समीकरण है, नया समीकरण कुछ? देखिए, एनडीए जो है ना, वो जाति पाति के आधार पर कभी भी उम्मीदवार नहीं देती है और न कभी सोच है। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। हमने सबके लिए काम किया है हमारी पार्टी ने, और ये वे लोग हैं जो समाज में एक दूसरे तरह के दुर्भावना फैलाकर, तो जमाना चला गया, कभी वो जमाना से बाहर आ गई है जनता। पंजाब की लुधियाना सीट पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2014 में देश में मोदी लहर के बावजूद यहां बीजेपी अकाली दल की गठबंधन तीसरे पायदान पर रहा। इस बार गठबंधन की कोशिश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पछाड़कर लुधियाना सीट पर कब्जा करने की है। देश भर में अपने कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर और भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाला लुधियाना पंजाब का एक बड़ा शहर है। कपड़ों पर कारीगरी के साथ इन दिनों यहाँ की सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस सीट पर 2014 में जीत हासिल की थी। लुधियाना में पिछले 2 लोकसभा चुनाव जीत चुकी कांग्रेस यहाँ पर हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। लुधियाना में हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट रमनीत सिंह बिट्टू रहे, ये एक बड़े जमीनी स्तर के नरम स्वभाव के
व्यक्ति है। इनके दादाजी बेन सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। लुधियाना शहरी सिटी है, बड़ा सिटी है यहाँ का। तो बिट्टू जी ने यहाँ ये हाईवे के जो काम चल रहे इसके बहुत जोर लगाने के बाद शुरू हुए काम। पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू ने यहां से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी हरविंदर सिंह फुल्का को हराया था। अकाली दल का कहना है कि पंजाब सरकार और मौजूदा सांसद को लेकर लोगों की नाराजगी की वजह से जनता इस बार उन्हें मौका देगी। वहीं आम आदमी पार्टी लुधियाना से नए चेहरे को तलाश कर रही है। जो लुधियाना की सीट है, श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा बहुत शान से, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा। क्योंकि जो जहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार जो जीते हुए हैं पहले, रवनीत सिंह जी बिट्टू, 5 साल पहले उन्होंने बहुत से वादे किए थे लोगों के साथ, एक भी पूरा नहीं कर पाए। इसी तरह से उनकी सरकार जो 2 साल पहले बनी है उसने बहुत से बड़े वादे किए थे लोगों के साथ, वो भी एक भी पूरा नहीं कर पाए। 2014-17 का और 19 का काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। तब पार्टी की बड़ी अच्छी वेव थी, वेव अब भी है, बट हम पार्टी के जो कुछ हमारे जो लीडर साहिबान थे उनकी गलतियों के कारण अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं भी थोड़ा सा डाउन आए हैं। ऑल ओवर हम बड़े अच्छे मजबूत हैं और अच्छी फाइट देंगी। लुधियाना की जनता अपने जनप्रतिनिधियों और सरकार से नाखुश नजर आ रही है और उन पर बुनियादी मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगा रही है। जब भी इलेक्शन आते हैं सभी राजनेता तभी घर से निकलते हैं, तभी लोगों से जो पुराने वादे किए हैं, ठीक है, लोग भी नहीं पूछते हैं कि आपने जो पुराने वादे किए थे आप किस मुंह से वोट मांगने आ गए हो। पुराने जो हम आपने वादे किए थे वो अब तक क्यों नहीं पूरे हुए। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ नहीं। लुधियाना में 7वें और आखिरी चरण में मतदान होना है। इस चुनाव में बीजेपी और अकाली दल इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती अपने किले को बचाए रखने की है। अपने मजबूत गढ़ लुधियाना में कांग्रेस अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी, वहीं दूसरी पार्टियों के सामने अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पाने की चुनौती है। ऐसे में यहाँ मुकाबला कड़ा और नतीजे दिलचस्प हो सकते हैं। कैमरामैन संतोष के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, लुधियाना। पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में शुरू से ही देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए युवाओं की फौज में जाने की ललक रहती है। इस इलाके में पूर्व सैनिकों की संख्या अधिक होने के कारण हर दल उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इस बार के चुनाव में भी पूर्व सैनिकों का कल्याण चुनावी मुद्दा है। उत्तराखंड में सैन्य वोटर चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तराखंड में कुल मतदाताओं में से करीब 12% मतदाता पूर्व सैनिक या सैन्य परिवारों से हैं। लोकसभा की 5 में से 3 सीटों पर ये वोटर जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। पूर्व सैनिकों की अपनी समस्याएं हैं। नहीं, जो वर्तमान सरकार ने जो भी किया वो पूरा नहीं किया। जो एक्सरसाइज होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। ओपन मार्केट और कैंटीन के रेट में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। वर्तमान स्थिति ये है, कैंटीनें दूर हैं, आने जाने की व्यवस्थाएं नहीं होती, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई सैनिक स्कूलें उपलब्ध नज़दीक नहीं है। लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट पर तो राज्य गठन के बाद हुए चुनाव में से 3 चुनाव में सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े प्रत्याशियों ने ही जीत हासिल की है। यही कारण है कि राजनीतिक दल इन्हें लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जाते जाते 500 करोड़ का प्रोविजन ये यूपीए की सरकार ने किया और कुछ नहीं किया। 5 साल में मोदी जी ने 35,000 करोड़ रुपया सैनिकों के खाते में पहुंचा दिया। और अगर कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी है उसको भी करने के लिए तैयार हर समय हैं। केंद्र और प्रदेश सरकारों के एजेंडे में सैनिकों के हितों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से रखे जाते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार पूर्व सैनिकों की उपेक्षा कर रही है। सैनिकों का आपने 1 रैंक 1 पेंशन उसका आपने ठीक नहीं किया। सबसे कम अगर वेतन वृद्धि हुई है तो 7वें वेतनमान में फौज की हुई है, तो आपने उनके साथ वह नाइंसाफी की। उत्तराखंड में सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े वोटरों का गणित सभी राजनीतिक दल बखूबी समझते हैं। यही कारण है कि हर दल में पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है। इस समय पूर्व सैनिकों की संख्या मुख्य रूप से देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में है। टिहरी लोकसभा सीट में तकरीबन 50,000 अल्मोड़ा और पौड़ी में 80,000 से अधिक पूर्व सैनिक, वीर नारियां और सर्विस वोटर हैं। इसके साथ अगर उनके परिवार को जोड़ दिया जाए तो ये वोटर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
रविंद्र सिंह शोरण, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम खबरें। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के फैसले का बचाव किया है। सरकार ने कहा कि पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला और जवाबदेही तय करने वाला कदम है। अपने हलफनामे में इलेक्टोरल बॉन्ड को अहम चुनाव सुधार बताते हुए केंद्र ने कहा कि पहले व्यक्तियों और कॉरपोरेट द्वारा फंडिंग के गैर कानूनी तरीके अपनाते हुए बड़ी मात्रा में कैश में पॉलिटिकल डोनेशन दिए जाते थे, जिससे चुनाव के दौरान जमकर काले धन का इस्तेमाल होता था। केंद्र सरकार का ये रुख इसलिए अहम है कि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि केंद्र द्वारा तमाम नियमों में बदलाव से पारदर्शिता के मोर्चे पर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की संपत्ति के स्रोत को लेकर खुलासा किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार स्वीट हार्ट डील्स में माहिर है। जब यूपीए सरकार के दौरान जिग्नेश शाह की कंपनियों की जांच चल रही थी तो उसी वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने फार्म हाउस जिग्नेश शाह को किराए पर दिया और उसे बचाने के एवज में किराए के नाम पर मोटी रकम हासिल की। उन्होंने जिग्नेश शाह की कंपनियों का विलय नहीं होने दिया, जिससे निवेशकों का पैसा लौटाया नहीं जा सके। बाद में किराए के पैसे को रियल एस्टेट में लगाकर भी पैसे और संपत्ति बनाई गई। रिजर्व बैंक की नए वित्त वर्ष में पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा नीति का आज ऐलान होगा। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति आज बैठक के नतीजों की घोषणा करेगी। उम्मीद की जा रही है कि मौद्रिक नीति समिति आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन के लिए नीतिगत दरों में कटौती कर सकती है। केंद्रीय बैंक ने फरवरी में 18 महीने के अंतराल के बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी। लगातार दूसरी बार ब्याज दर में कटौती से कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। बारामूला से उधमपुर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 31 मई तक हर एक हफ्ते में रविवार और बुधवार को नागरिक यातायात के लिए बंद रहेंगे। श्रीनगर, कांजीगुंड, जवाहर सुरंग, बनिहाल और रामबन से होकर गुजरने वाले बारामूला उधमपुर राजमार्ग पर नागरिक यातायात पर लगा प्रतिबंध प्रभावी होगा। ये प्रतिबंध 2 दिन सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। ये फैसला चुनाव के दौरान राजमार्ग पर सुरक्षा बलों के बड़ी संख्या में मूवमेंट होने और किसी भी फिदायीन हमलों की संभावना को देखते हुए लिया गया है। बात खेलों की। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पहले दौर में सिंधु ने जापान के आया ओहोरी को हराया। अगले दौर में सिंधु का सामना आज कोरिया की सोंग जी ह्यून से होगा। वहीं पुरुष एकल में श्रीकांत ने इंडोनेशिया के एहसान मौलाना मुस्तफा को पराजित किया। अगले दौर में आज श्रीकांत और थाईलैंड के खोसित फेथ परादव आमने सामने होंगे। सायना नेहवाल थाईलैंड की पी चोचुवोंग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। उधर एचएस प्रणय को थाईलैंड के शितिकॉम थॉम्सन ने हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। और बात करेंगे खास शख्सियत की। सुप्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की आज जयंती है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। हिंदी पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता और कृष्णार्जुन युद्ध जैसी महत्वपूर्ण कृतियां लिखी। हिम तरंगिनी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष में देखिए अंतरिक्ष में मलबा। नमस्कार।